कहानी शुरू होती है सन 1968 की एक ट्रेन ट्रैक को दिखा के। हमें दिखाया जाता है पॉल को, जो अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को सरप्राइज करने के लिए एक स्काईवे रेस्टोरेंट बनवाता है। आयरिस को ये देखकर बहुत खुशी होती है। रेस्टोरेंट के कमर्शियल के लिए उस टावर के बैकग्राउंड में आयरिस और पॉल की फोटो खिंचवाई जाती है। रेस्टोरेंट का फ्लोर बिल्कुल ग्लास का बना हुआ था, नीचे से सब कुछ साफ दिख रहा था। रेस्टोरेंट के बीच में एक लाइव किचन बनी थी, लोग यहाँ पार्टी कर रहे थे। तभी आयरिस पॉल की पॉकेट में एक गुलाब का फूल रखती है। फूल का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। ये देखकर उसे वॉमिटिंग होने लगती है। ये देखकर रेस्टोरेंट में आई एक सिंगर समझ जाती है कि आयरिस प्रेग्नेंट है। जब सिंगर ने आयरिस को पूछा तो आयरिस को खुद भी नहीं पता चला था, पर आयरिस बहुत खुश थी। यहाँ वो सिंगर के बेटे को देखती है और बिना किसी खास वजह के वो उस बच्चे की तरफ अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करती है। वो पॉल के पास जाती है और वो उसे लेकर रेस्टोरेंट के टॉप व्यू टेरेस पर आ जाता है, जहाँ वो आयरिस को शादी का प्रपोजल देता है। आयरिस खुश होकर शादी का प्रपोजल कबूल कर लेती है और फिर उसे खुशखबर देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पॉल भी बहुत खुश होता है। यहाँ आयरिस देखती है कि सिंगर का बेटा भी वहीं मौजूद है। वहाँ एक शरारती बच्चा भी होता है, जो ऊपर से नीचे एक सिक्का फेंक देता है। सिक्का हमें ऐसे दिखाया जाता है कि जमीन पर गिरने की बजाय एक एसी के बाहर वाली यूनिट की वैक्यूम प्रेशर उसे अंदर खींच लेती है। जब सारे लोग पार्टी कर रहे थे, रेस्टोरेंट का फ्लोर हिलते हुए महसूस हो रहा था। एसी के पाइप के अंदर वो सिक्का घूमने लगता है। हवा के बाहर निकलने वाले फैन के पास पहुंचकर अचानक से रेस्टोरेंट का अंदर का फ्लोर टूटकर गिर जाता है। सारे लोग नीचे गिर गए। पॉल ने अपने आप को बचाने के लिए ग्लास के एक टुकड़े को पकड़ा, जिससे उसके हाथ को चोट आ रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाया और नीचे गिरकर मर गया। जबकि आयरिस इस बार एक स्टेबल जगह पर खड़ी थी, इसलिए वो बच गई। वो सिक्का पाइप के अंदर से निकलकर गैस पाइप से टक्कर करता है, जिससे गैस लीक हो जाती है। इस लीक की वजह से ऊपर वाला लाइव किचन रेस्टोरेंट आग की लपेट में आ जाता है। नतीजे में वो सिंगर भी मर जाती है। आयरिस अपने आप को बचाने के लिए पियानो के नीचे छुपी हुई है। फिर अपने आप को बचाने के लिए आयरिस लिफ्ट के पास आती है, जो बिल्कुल भरी हुई थी। लिफ्ट के नीचे जाने से पहले ही एक आदमी लिफ्ट के नीचे आ जाता है और क्रश हो जाता है। लिफ्ट खराब हो जाती है और अंदर के सारे लोग भी मर जाते हैं। जब वो वापस ऊपर गई, रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा भी एक तरफ झुका हुआ था। उसके अंदर जाते हुए लोग अपनी जान बचा रहे थे। एक पियानो ने इस पूरे हिस्से का बैलेंस ठीक रखा हुआ था। पाइप में घूमता हुआ वो सिक्का इस पियानो पर गिरता है, बैलेंस बिगड़ जाता है और रेस्टोरेंट का ये हिस्सा भी नीचे गिर जाता है। उसमें मौजूद लोग भी मर जाते हैं। आयरिस सिंगर के बेटे को देखती है, जिसे उसने पकड़ा और वो उसे बचाकर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके नीचे की जमीन भी फट जाती है। अपने आप को बचाने के लिए उसने दो आयरन रोड्स के बीच में अपनी रिंग फंसा दी, लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लगा और रिंग निकल गई। आयरिस और वो बच्चा भी नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। यहाँ अचानक से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि जो कुछ भी हमने देखा वो एक स्टेफनी नाम की लड़की का विजन था। वो उस वक्त अपनी क्लास में बैठी थी और उसकी चीख सुनकर पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। जब उसके प्रोफेसर ने इसके बारे में पूछा तो स्टेफनी ने बताया कि उसे ऐसे डरावने विजन आते रहते हैं। रात को भी वो ऐसे डरावने सपने देखकर चीख मारकर उड़ जाती है। फिर उसकी रूममेट उसे सलाह देती है कि तुम अपने घर वालों से बात करो। स्टेफनी अपने घर आती है और अपने पापा और अपने भाई से मिलती है। फिर दोनों अपने अंकल के घर जाते हैं। उनका अपने कजन्स के साथ बहुत लगाव था, सब वहाँ एंजॉय कर रहे थे। तभी स्टेफनी अपने अंकल से अपनी ग्रैंड मदर आयरिस के बारे में पूछती है। वो आयरिस जिसे हमने विजन में देखा था, वो स्टेफनी की नानी थी। उसका अंकल अपनी माँ का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी नानी हमारे लिए मर चुकी है, वो पागल हो गई थी। उन्होंने हमें छोड़कर एक आइलैंड पर रहना शुरू कर दिया और कभी वापस नहीं आई। इसी वजह से तुम्हारी माँ का दिमागी हाल भी खराब हो गया और उन्होंने भी हमें छोड़ दिया। उसके अंकल
अंकल ये सब कहकर चले गए, लेकिन उसकी आंटी ने उसकी मदद की। उसकी आंटी उसे आयरिस के द्वारा भेजे गए खत, उसका एड्रेस और उसकी चीजें दे देती है। इन चीजों में वो फोटो भी थी जो आयरिस और पॉल ने स्काईवे रेस्टोरेंट के सामने खिंचवाई थी। ये फोटोज देखकर स्टेफनी बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसके विजन में आया था। अब आयरिस से मिलने के लिए स्टेफनी उस सुनसान आइलैंड पर पहुंची, जहां एक बहुत ही डरावना घर था। सिक्योरिटी कैमरा में अपनी आइडेंटिफिकेशन देते हुए आयरिस उसे अंदर बुलाती है। आयरिस को स्टेफनी को देखकर बहुत खुशी होती है। उसने स्टेफनी से उसकी माँ के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि उनकी माँ ने उन्हें बचपन ही में छोड़ दिया था। फिर स्टेफनी आयरिस को मेन बात बताती है, मैंने आपको स्काईवे रेस्टोरेंट में अपने विजन में देखा था और वो रेस्टोरेंट तबाह हो रहा था। आप सब लोग मर रहे थे और मुझे ऐसे डरावने ख्वाब रोज आते हैं। यहाँ आयरिस उसे बताती है कि वो विजन जो तुम्हें आ रहा है, ऐसे विजन मैं भी देखा करती थी और उसी विजन्स की वजह से मैंने उस दिन होने वाले बड़े एक्सीडेंट से बहुत से लोगों की जान बचाई थी। उस दिन मैंने उस बच्चे के हाथ से वो सिक्का ले लिया था, जिसकी वजह से वो पूरा हादसा हुआ था, और मैंने पहले ही जाकर लोगों को फ्लोर गिरने के बारे में अवेयर कर दिया था। इस वजह से सभी लोग बच गए थे। स्टेफनी हैरानी से पूछती है, क्या आपने उस दिन सबकी जान बचाई थी? आयरिस कहती है, हाँ, मैंने मौत को धोखा देकर सबकी जिंदगी बचा ली थी, लेकिन मौत उन सब के पीछे लग गई। मौत उन सब लोगों को और उनके बच्चों को भी ढूंढकर मारने लग गई, क्योंकि अगर वो लोग उस हादसे में मर जाते तो उनके बच्चे पैदा ही नहीं होते। मौत ने पॉल को भी कैंसर से ले लिया। तब मुझे एहसास हुआ कि अगली बारी मेरी है, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गई। अगर मैं मर जाती तो मौत तुम्हारी माँ को, तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी मार देती, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्टेफनी पूछती है कि फिर मुझे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं? आयरिस कहती है, क्योंकि अब मौत हमारे पीछे आ गई है। ये सुनकर स्टेफनी बहुत डर जाती है। आयरिस उसे एक किताब देती है जिसमें उस हादसे में बचने वालों की डिटेल्स होती है और मौत को धोखा देने के तरीके होते हैं। स्टेफनी को ये सब बातें बकवास लगने लगती है और वो उस किताब को नहीं लेती है और ये कहकर चली जाती है कि वो फिर आएगी। आयरिस, जो बरसों से बाहर नहीं आई थी, अपने बच्चों को बचाने के लिए मौत के सामने आने का फैसला करती है। वो बाहर आकर किताब स्टेफनी को देती है और कहती है कि अब मौत तुम्हारे पीछे पड़ेगी। जब स्टेफनी मान नहीं रही थी तो आयरिस कहती है कि अब मेरी मौत देखो। यहाँ हम देखते हैं कि एक जगह से गैस लीक होती है। गैस लीक से एक चीज बिगड़ी, फिर दूसरी, और ऐसे ही एक सीरीज ऑफ इवेंट के तौर पर कोई चीज आयरिस के चेहरे के पास आती है और पीछे से उसके चेहरे के आर पार हो जाती है और आयरिस की वहीं मौत हो जाती है। अब स्टेफनी को यकीन आ जाता है कि आयरिस बिल्कुल सही कह रही थी। 2 दिन बाद आयरिस का फ्यूनरल होता है, जिस पर स्टेफनी की माँ भी आई। अब स्टेफनी समझ जाती है कि अगली मौत उसकी माँ की होगी। अपनी माँ को बचाने के लिए स्टेफनी आयरिस के दी हुई किताब पढ़ना शुरू करती है, जिसमें वो सिक्का भी छुपा था जिसकी वजह से हादसा हुआ था। सब कुछ समझकर स्टेफनी अपने पूरे परिवार को अलर्ट करना चाहती है, लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। दिखाया जाता है कि पूरा परिवार पार्टी कर रहा है। यहाँ पार्टी में मौत का खेल शुरू हो चुका था। एक गिलास टूटकर बर्फ के पीसेस में गिर गया, जहाँ से सब बर्फ ले रहे थे। उस कांच का टुकड़ा स्टेफनी के अंकल के ग्लास में चला जाता है और वो उसे साइड रखकर चले जाते हैं। ऐसे ही आसपास की चीजें थोड़ा थोड़ा कर अपनी जगह चेंज कर रही थी, जैसे सब कुछ किसी प्लान के मुताबिक हो रहा हो। स्टेफनी के अंकल के हाथ से एक ग्लास गिर जाता है और कांच का एक टुकड़ा उनके पैर में चुभ जाता है। दर्द से वहीं गिरने पर जमीन पर वाइब्रेशन होती है, जिससे एक टूल ग्रास कटर मशीन पर गिर जाता है। मशीन स्टार्ट हुई और अचानक उसके चेहरे पर चल गई, उसे क्रैश करके मार दिया। इस भयानक मौत से सब डर जाते हैं। स्टेफनी अपने कजन्स को समझाती है कि अब मौत उनके परिवार के पीछे है, लेकिन कोई मानता नहीं है। उल्टा उसके कजन्स उस पर गुस्सा करते हैं। सिर्फ स्टेफनी की माँ उस पर यकीन करती है। फिर दिखाया जाता है अंकल के बड़े बेटे को। वो अपनी दुकान में काम खत्म करके अपनी दुकान बंद कर रहा है। अचानक ऊपर एक फैन चल पड़ता है। फैन से लगी एक मैग्नेटिक चेन उसकी नाक के पियर्सिंग से अटक जाती है। फैन के घूमने पर
वो भी घबरा जाता है। नीचे पेट्रोल पड़ा था जिसमें उसके लाइटर से आग लग जाती है। वो चैन से छूटकर आग में गिर जाता है और पूरे शॉप में आग लग जाती है। जब स्टेफनी को पता चलता है वो उसकी दुकान पर जाती है, लेकिन वो लड़का बचकर उनके सामने आ जाता है। उसे हाथ के अलावा कहीं चोट नहीं आई। वो बेफिक्र होके बात करता है। तभी एक ट्रक तेजी से आता है और उसे धक्का मारकर निकल जाता है। जब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो वो स्टेफनी से कहता है कि तुम सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हो। तभी उसकी बहन घूमने जाती है और उसकी टक्कर एक बॉल से होती है। वो गार्बेज बास्केट के अंदर गिर जाती है और गार्बेज ट्रक ड्राइवर उसे जल्दी से ट्रक में फेंक देते हैं। वो लोग ट्रक ड्राइवर को काफी आवाज देते हैं, लेकिन वो गाना सुन रहा होता है और उनकी आवाज पर ध्यान नहीं देता है। स्टेफनी ट्रक के ऊपर चढ़कर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्बेज मशीन में क्रश हो रहा था। लड़की मशीन में फंस जाती है और उसका जिस्म दो टुकड़े हो जाता है। सिर्फ उसका हाथ स्टेफनी के हाथ में रह जाता है। लड़की की मौत से सब उदास है। स्टेफनी का भाई मानता है कि वो सही थी, लेकिन स्टेफनी को अपने अजम्पशन पर शक है, क्योंकि पहले उसके बड़े भाई की मौत होनी थी, लेकिन उसके बजाय उसकी छोटी बहन की मौत हो जाती है। तब उनकी आंटी उन्हें एक सच्चाई बताती है। वो बताती है असल में वो लड़का अंकल का बेटा ही नहीं था, इसीलिए वो नहीं मरा। जो लड़की मर गई है वही अंकल की सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए उसका नंबर था। अब सब स्टेफनी की बात मानने लगते हैं। मरी हुई लड़की का छोटा भाई स्टेफनी से कहता है इसका मतलब अब मेरी बारी है। मैं मरना नहीं चाहता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? स्टेफनी याद दिलाती है कि आयरिस ने एक लड़के जेडी के बारे में बताया था जो उस हादसे में बचा था और आज भी हॉस्पिटल में काम करता है, जिसने मौत को धोखा दिया था। फिर सब उससे मिलने का फैसला करते हैं। जेडी से मिलकर पता चलता है कि वो उस स्काईवे रेस्टोरेंट में मौजूद सिंगर का बेटा था। वो बताता है कि आयरिस उसे मौत से बचाने के लिए आई थी, लेकिन वो पॉल को नहीं बचा पाई। जेडी कहता है कि दो लोग मौत को धोखा देकर बच गए थे, लेकिन ऐसे ही वो नहीं बच गए थे, बल्कि उनकी मौत होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें वापस जिंदा कर दिया था। ये फाइनल डेस्टिनेशन के सेकेंड पार्ट वाली किम्बरली और उस ऑफिसर की बात हो रही है जिन्होंने मौत को धोखा दिया था। किम्बरली की मौत हो जाती है और फिर डॉक्टर उसे जिंदा करती है। मौत ने उनका पीछा छोड़ दिया। वो कहता है कि मौत से नहीं भागा जा सकता, वही हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, हमारी आखिरी मंजिल है, इसलिए हमें अपनी बची हुई जिंदगी का मजा लेना चाहिए। सब उदास है। तब अंकल के बड़े बेटे को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि उसके भाई को, जो मौत की लिस्ट में अगला है, जिसको पीनट से एलर्जी है, उसकी पीनट एलर्जी का इस्तेमाल करके अगर उसे फेक डेथ दे दे और फिर उसे लास्ट मोमेंट पर बचा ले तो वो मौत को धोखा दे सकते हैं। वो वेंडिंग मशीन से पीनट चॉकलेट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन काम नहीं करती। जल्दबाजी में मैनुअली मशीन खोलने की कोशिश करते वक्त एक स्क्रू ढीला हो जाता है। वो दोनों भाई एक रूम में छुपते हैं। वो अपने भाई से कहता है यहाँ रुको, मैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लेकर आता हूँ। दरवाजा बंद करते ही अचानक से रूम का एमआरआई मशीन एक्टिवेट हो जाता है। मशीन की हाई मैग्नेटिक रेस सारी मेटेलिक चीजें अपनी तरफ खींचने लगती है। अंकल का बड़ा बेटा, जिसके पूरे शरीर में पियर्सिंग लगी हुई थी, व्हील चेयर के साथ एमआरआई मशीन में खींच जाता है और मशीन के अंदर क्रश होकर मर जाता है। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई, जिसने पीनट चॉकलेट खाई थी, वो एलर्जी से परेशान हो रहा है। वो अपने आप को इंजेक्शन लगाता है और ठीक हो जाता है, लेकिन जब तक वेंडिंग मशीन का स्प्रिंग, जो मैनुअली मशीन खोलते वक्त निकला था, वो दीवार से टकराकर उस लड़के के गर्दन में आकर घुस जाता है और ऐसे दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। यहाँ उसके बड़े भाई की मौत नहीं होनी थी, जिसने अपने पूरे शरीर में पियर्सिंग लगाया था, लेकिन क्योंकि वो मौत के रास्ते में आ रहा था, इसलिए मौत ने उसे भी अपने प्लान का हिस्सा बना दिया। अब स्टेफनी अपनी माँ से कहती है कि अब उनकी बारी है। वो अपनी माँ को आयरिस के पुराने घर में छुपाने का फैसला करती है, जहाँ वो इतने साल बची रही थी। घर पहुंचकर स्टेफनी की किताब से वो सिक्का गिर जाता है, जिसे एक बुढ़िया उठा लेती है। स्टेफनी अपनी माँ को घर के अंदर भेज देती है, उसे भरोसा दिलाती है कि जब तक वो जिंदा है उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन घर के अंदर पहले से ही गैस लीक थी। स्टेफनी की माँ को बदबू आती है, लेकिन वो इग्नोर करती है। अचानक गैस लीक और स्पार्क की वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट से स्टेफनी की कार पानी में गिर जाती है और वो डूबने लगती है। अंदर उनकी माँ आग में जल जाती है। ब्लास्ट से गिरता हुआ एक टावर स्टेफनी के भाई पर गिरने ही वाला था, लेकिन उसकी माँ आकर उसे बचा लेती है और खुद उसके नीचे
नीचे आकर मर जाती है। स्टेफनी का भाई उसे पानी में कूदकर बचाता है, लेकिन उसे लगता है कि स्टेफनी मर गई है। वो उसे सीआरपी देता है और वो वापस सांस लेने लगती है। दोनों खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने मौत को धोखा दिया है और स्टेफनी खुश हो जाती है क्योंकि स्टेफनी वापस जिंदा हुई है। कुछ टाइम बाद दोनों की लाइफ नॉर्मल हो जाती है। स्टेफनी के भाई चार्ली के ग्रेजुएशन सेरेमनी पर स्टेफनी उसकी जेब में गुलाब का फूल लगाती है। खून का कांटा उसकी उंगली में चुभ जाता है और खून निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिल्म की शुरुआत में आयरिस के साथ हुआ था। स्टेफनी समझ जाती है कि मौत का खेल फिर से शुरू होने वाला है। तभी उनका पड़ोसी डॉक्टर मिलता है। वो कहता है कि तुम बहुत लकी हो जो जिंदा हो। स्टेफनी कहती है कि हाँ, मैं मौत के बाद वापस आई। तब डॉक्टर उसे करेक्ट करता है, नहीं, तुम 2 मिनट तक ही बेहोश थी। 5 मिनट से ज्यादा बेहोश रहना डेथ माना जाता है। तुम तो मरी ही नहीं थी। ये सुनकर दोनों शॉक में आ जाते हैं। तभी वो सिक्का जो बुढ़िया के पास था ट्रेन ट्रैक पर गिरकर जंक्शन को खराब कर देता है। एक ट्रेन ट्रैक से उतरकर उनकी तरफ आने लगती है। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। ट्रेन तो रुक जाती है, लेकिन ट्रेन के पीछे से उड़ती हुई लकड़ी के बड़े टुकड़े उन दोनों के जिस्म में आकर घुस जाते हैं। आखिरकार दोनों की मौत हो जाती है और फिल्म इसी मैसेज के साथ खत्म हो जाती है कि हम मौत से नहीं भाग सकते। मौत हर किसी की आखिरी मंजिल यानी फाइनल डेस्टिनेशन है।